नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। इजराइल और ईरान के बीच जंग तो आप देख ही रहे होंगे। 5 दिन से भीषण बमबारी जारी है, भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे के शहरों पर लगातार बमबाजी कर रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, मिसाइलें बरसा रहे हैं। दोनों के बीच वैसे तो यह वर्चस्व की लड़ाई है, जैसे एक दूसरे को सब मिटा देना चाहते हो। लेकिन इस बीच इजराइल की ओर से जो इस वॉर का, युद्ध का लक्ष्य बताया गया है, उससे ईरान समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। क्योंकि इजराइल ने अपना एक खास टारगेट सेट कर रखा है, और वो टारगेट है ईरान का सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इस लक्ष्य के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया है कि अली खामेनी, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता है, सुप्रीम लीडर है, मौजूदा वक्त में वही अपने देश के ईरान के कर्ता धर्ता हैं। ऐसे में इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस बयान को ईरान ने सीधा युद्ध का ऐलान माना। चेतावनी यह दे दी कि अगर उनके सर्वोच्च नेता को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका जवाब ऐतिहासिक होगा, विनाशकारी होगा, विध्वंसकारी होगा। अब सवाल यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को क्यों मारना चाहता है इजराइल, जिसकी सरेआम नेतन्याहू ने घोषणा की है। दूसरा, क्या खामेनी की हत्या के बाद ही यह युद्ध खत्म हो पाएगा, जो कि कैटेगोरिकली कहा भी गया है, और क्या ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने की सनक इससे खत्म होगी? वही इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप क्या बड़ा करने वाले हैं, जो G7 से बीच में उठ करके चले गए कि कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं वो, और क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं सच की इजराइल ईरान युद्ध की सबसे लेटेस्ट तस्वीर से। ईरान ने दुनिया में सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी माने जाने वाली इजराइल की मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया। आज शाम तक ये लेटेस्ट खबर आई, तस्वीरें भी आ गई। ये देखिए, हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरों में मोसाद के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स के बाहर धुएं का गुबार देखा जा रहा है। तेहरान टाइम्स ने इसे छापा, तेहरान टाइम्स ने इसे रिपोर्ट किया। उसने कहा कि अपने इस नए हमले में ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसियों अमान है और मोसाद है, दोनों के मुख्यालय को निशाना बनाया है। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिसाइल हमले में मोसाद का मुख्यालय अर्जीलिया और यूनिट 8200 के कुछ जो सीक्रेट बैकअप ठिकाने हैं उनको भी तबाह कर दिया गया है। अब यूनिट 8200 है क्या? यह इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है, जो कि साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। तो कुल मिलाकर यह भी एक तरीके की, जिसे कहते हैं, खुफिया एजेंसी हुई। तो रिपोर्ट में कहा गया इन तीनों को टारगेट किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह हमला मौजूदा युद्ध की शुरुआत के बाद से 10वां सबसे बड़ा अटैक है इजराइल पर। अब इसके अलावा ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में बड़ी तबाही मचाई है। तेहरान टाइम्स लिखता है, तेहरान टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जब हम शो के लिए आपसे मुखातिब हुए तब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट तेहरान टाइम्स की यही है। और दूसरी ईरानी मीडिया को भी हमने जब खंगाला तो यह निकल कर आ रहा है कि इजराइल की कड़ी सेंसरशिप के बावजूद, तेहरान टाइम्स यह कह रहा है कि बहुत तगड़ी सेंसरशिप है इजराइल में, खबर बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन ऑनलाइन वीडियो सामने आ गए हैं। तेहरान टाइम्स उसको छाप रहा है। हाइफा शहर का फुटेज है, इसमें एक विशाल पावर प्लांट को आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया जा रहा है। ये उसी के विजुअल्स है, शाम के विजुअल्स। इसके बाद पूरे क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। ईरान ने अपने मिसाइल अटैक से इजराइल की राजधानी टेल अवीव और कीव में भी कहर बरपाया है। कैटेगरी एक चीज और आपको यहां पर शेयर करते चलें, टेल अवीव जो कहा जाता है वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द होल वर्ल्ड, मतलब इतना ज्यादा सुरक्षित है कि टेल अवीव तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, ऐसी टेल अवीव। ईरान कह रहा है टेल अवीव पर भी उसने जो है बहुत कहर बरपाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 100 शाहिद, 136 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर
बहुत बड़ा हमला किया है ईरान ने। इजराइल पर तमाम हमले अपनी जवाबी कार्रवाई के तहत किए हैं, जिसे ईरान ने नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। यह तो लेटेस्ट अभी तक की रिपोर्ट थी। इससे पहले इजराइल ने आसमान से ईरान पर तांडव मचाया था। इजराइल ने बीते 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया था। 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया था। जंग की शुरुआत वहीं से हो गई थी। ड्रोन और मिसाइल हमलों की लगातार बारिश हुई थी। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी, राजधानी तेहरान को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा कई न्यूक्लियर साइट्स, हवाई अड्डों पर भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जमकर मिसाइल दागे। बहुत बड़ा उसे नुकसान पहुंचाया इन हमलों से। इस दौरान इजराइल का एक मिसाइल ईरान के सरकारी टीवी मुख्यालय पर भी जा गिरा। यह फुटेज कल सामने आई थी। जिस वक्त वो मिसाइल गिरा, ये देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर, जिस वक्त वो मिसाइल गिरा उस वक्त एक एंकर सहर इमामी स्टूडियो में, देखिए, लाइव बुलेटिन पढ़ रहे थे। जैसे मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं न्यूज 24 के स्टूडियो से लाइव बुलेटिन पढ़ रहा हूं, वैसे ये एक एंकर लाइव बुलेटिन पढ़ रही थी। ऐसे में एक मिसाइल गिरता है स्टूडियो पे, जैसे हमारे पीछे आकर के कोई मिसाइल गिर जाए, ठीक वैसे ये एंकर न्यूज पढ़ी थी। पीछे आकर मिसाइल गिरता है इजराइल की तरफ से। ईरानी टीवी चैनल है ये। सहर इमामी स्टूडियो से खबरें लाइव पढ़ रही होती है, उसके बाद वो किसी तरीके से वहां से निकलती है। पूरा अंधेरा स्टूडियो में छा जाता है। स्टूडियो भरभरा के, जिसे हम ये कहते हैं कि धुएं के गुबार में तब्दील हो जाता है। इसके बाद बड़ा धमाका होता है। एंकर वहां से निकल जाती है, किसी तरीके से स्टूडियो छोड़ती है। चारों तरफ मलबा ही मलबा उड़ने लगता है, अंधेरा। उसके बाद ईरानी टीवी पर प्रसारण ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। यह ईरानी सरकारी टीवी था, माउथ पीस कहते हैं जिसे। इजरायली आर्मी ने एक बयान जारी करके बताया है कि ईरानी न्यूज ऑफिस पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरानी आर्मी इसका इस्तेमाल मिलिट्री यूज के लिए कर रही थी। जो खबरें उसे प्लांट करनी होती थी, बतानी होती थी, वो यहां पर अपने सरकारी चैनल से उसका इस्तेमाल कर रही थी, माउथ पीस की तरह। इसलिए हमने उस फेक न्यूज वॉर प्रोपेगेंडा, जो कि इजराइल की रिपोर्ट्स कह रही, हमने उसे इसलिए निशाना बनाया। अब ईरान पर इजराइल के इन हमलों का असर यह हुआ कि राजधानी तेहरान से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। ट्रंप ने तो जो कहा ही, लेकिन यह कहा कि तेहरान जितनी जल्दी हो सके छोड़ो, क्योंकि हमने तो हो रहे थे। ये तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली है। ये जहां तक नजर जा रही हैं आपको लाइट्स ही लाइट्स नजर आ रही हैं। लाइट्स बेसिकली हाईवे की लाइट्स हैं, ये गाड़ियों का। सैकड़ों किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ है। भारी संख्या में लोग तेहरान छोड़ करके भाग रहे हैं। दिन हो रात हो, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। इतनी लंबी लाइन है, अंदाजा लगाया जा सकता है लोग तेहरान छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते ईरान से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक 6 बसों में 110 छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर लाया गया। इसके अलावा राजधानी तेहरान से भी भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम नंबर्स हैं, भारतीय दूतावास है वो एक्टिव हैं, और वहां से रिपोर्ट्स भी जो कम से कम इतनी सौगादारी की भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ईरान में 1500 स्टूडेंट्स लगभग है, और कुल मिलाकर के 10,000 भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं। करीब 185 भारतीय श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं। दरअसल ईरान पर कार्रवाई करते हुए इजरायली एयरफोर्स ने 330 से ज्यादा प्रिसिजन बम छोड़े हैं, जो कि 5000 पाउंड वजन की श्रेणी में आते हैं। कितना बड़ा, कितना भारी, कितना विध्वंसक बम होगा जो इजराइल ने यूज किया। इस हमले का लक्ष्य ईरान के एयर डिफेंस, रडार और मिसाइल फैसिलिटीज को नष्ट करना था, जिसकी वो चेतावनी दे रहा था वरना युद्ध होगा। माना नहीं ईरान, तो ये कर दिया। ईरान में इजराइल के हमले हुआ। इजराइल ने टारगेट कर ईरान की राजधानी तेहरान पर कई मिसाइल दागे हैं, ड्रोन से हमला किया। ये जो हमले किए थे, इसमें रक्षा मंत्रालय और कुड्स फोर्सेस के ठिकानों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा तबरीज, इलम, लॉरेस्टन, बेरूजेड, कोम, अराक, उर्मिया, शीरीन, तो कम से कम 15 जगह हैं जिसको इजराइल ने निशाना बनाया, टारगेट किया। इजराइल ने अपने तमाम हमले पूरी तरह सोची समझी रणनीति और टारगेट के साथ तय किए। इस पे खासकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। इस्फहान के न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर पर अटैक कर इजराइल ने भारी नुकसान पहुंचाया।
फोर्डो में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये वो जगह है जिसके बारे में अमेरिका कहता रहा है, जिसके बारे में इजराइल कहता रहा है कि ये पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा है। ईरान जो है, जो परमाणु हथियार है वो डेवलप कर रहा है, जो कि नहीं करने चाहिए, वो उसे रोक दे, पूरे कार्यक्रम को रोक दे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। पर्चिन में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी निशाना बनाया। इजराइल ने चुन चुनकर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया। यहां के प्रमुख परमाणु संवर्धन संयंत्र बहुत बुरे तरीके से तबाह हो गया। नताज को निशाना बनाया। बंकर बस्टर बम, उससे हमला किया ताकि नीचे तक जो है इसकी क्षति हो सके। अब इसमें कहा गया है कि कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1-2 साल पीछे भी हो सकता है। इसके अलावा मशद शहर में स्थित हाशिम निजाद एयरबेस पर ईरान का एक रिफ्यूलिंग विमान भी नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। अब ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करनी थी, क्योंकि ये तो युद्ध का ऐलान कर दिया इजराइल ने। फिर उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले आपको बताया। ईरान कह रहा है कि हमने भी बहुत भारी दर्द दिया है, टेल अवीव में घुस करके मारा है। ईरान ने कहा है मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है, बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को हमने निशाना बनाया। वीजमैन इलाके में वेपन डेवलपमेंट सेंटर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरानी फोर्स ने इजराइल के हाइफा शहर में मिसाइल दागी है, पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस सबके अलावा इजराइल के रेहवोत, रमातगन, रिशोन, लिजियोन, यरूशलेम को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने एक 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें संवेदनशील इजरायली सैन्य और खुफिया ठिकानों की पहचान की गई है। इन वीडियो में चिन्हित किया गया है जैसे महत्वपूर्ण दफ्तर हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। ईरान के मुताबिक आने वाले दिनों में मिसाइल और ड्रोन से यहां पर भी हमला किया जाएगा। तो दो तरफा हमले हो गए शुरू, बहुत भीषण युद्ध हो गया शुरू। तो इन दो तरफा हमलों में दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा है और पहुंच भी रहा है। इजराइल के हमलों में 5 दिन में ईरान के 224 लोगों की मौत हुई है, 1257 घायल हैं। ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक भी इसमें मारे गए हैं, 20 टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं, 2 सेना प्रमुख हैं। इसके अलावा तकरीबन $10 अरब से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो गई है। आज ही इजरायली हवाई हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अदी शादमानी, उनकी मौत हो गई है। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स, जो कि सैन्य आपात कमांड है, एक तरीके के वहां के सीडीएस कह लीजिए, वो थे। 4 दिन पहले ही उन्होंने अपने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया था। 13 जून को इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी इनको मिली थी। अली शादमानी की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम लीडर खमेनेई के सबसे निकटतम, सबसे डिप्टी अगर कोई माना जाता था तो यही माना जाते थे। तो इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की भी मौत हो गई है, यानी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है इजराइल ने। अब ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान को हुआ है, इजराइल को भी हुआ है। यह भी तमाम रिपोर्ट्स हैं। ईरान के हमले में इजराइल में जो रिपोर्टेड डेथ्स बताई जा रही वो हैं 24, 600 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। टेल अवीव में जो रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंगों से नुकसान बहुत पहुंचा है, उसकी भी तस्वीरें हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ये कह रहा है कि F-35 फाइटर जेट्स 3 इसने मार गिराए हैं। ईरानी हवाई हमले में इजराइल में स्थित अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान में मोसाद से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। यानी तबाही दोनों जगह है। अब बात हो रही सीज फायर की। लेटेस्ट आज ये भी आया सीज फायर। इजराइल वैसे तो पूरी तरह ईरान को खत्म करने पर आमादा है। अयतुल्लाह ख़ामेनी की हमने आपको बात ही बता दी कि जब तक वो जिंदा हैं युद्ध थमेगा नहीं, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। लेकिन ईरान मानो सीज फायर की ओर आगे बढ़ रहा है। शायद नुकसान इतना है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कतर, सऊदी अरब, ओमान को संदेश भेजा है कि बातचीत के लिए वो तैयार है, बशर्ते इजराइल जंग रोक दे। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका का भी दरवाजा खटखटाया। जारी जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं
कि अमेरिका एक कॉल कर देना, इजराइल के हमले रुक सकते हैं। सुनिए। در حالی صورت گرفت که ما وسط مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای بودیم و قرار بود که امروز یک شنبه در مسقط دور ششم این مذاکرات برگزار بشه. رژیم اسرائیل هیچ حد و مرزی برای خودش در نقض قوانین بین الملل قائل نیست. همه شما در غزه شاهد بودید که अब इस जंग में अमेरिका का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप साहब भी बीच में से G7 छोड़ के फटाफट चले गए, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं ईरान और इजराइल के बीच सीधी टक्कर क्यों है और टक्कर के साथ साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, कौन कौन साथ दे रहा है, कौन सा देश किसके साथ है। मौजूदा हालात की बात करें, सबसे पहले इजराइल के दोस्त बता देते हैं। इजराइल का कौन साथ दे रहा है? अमेरिका खुले तौर पर कह रहा है कि वो इजराइल के साथ है, इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये इजराइल के साथ है। इनमें अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका, ब्रिटेन, इसमें हथियारों की सप्लाई, तमाम वो चीजें, जर्मनी भी पुराना इजराइल का सहयोगी है। तो ये सब लोग जो हैं ये साथ दे रहे हैं। इसके अलावा भारत का भी इजराइल के साथ मजबूत सैन्य और तकनीकी सहयोग है, लेकिन फिलहाल भारत कह रहा है कि जंग रुकनी चाहिए। अब आपको बताते हैं ईरान के सहयोगी रूस है, टर्की, चीन, लेबनान, यमन, सीरिया। रूस और चीन ईरान के बहुत बड़े साझेदार हैं, तभी ईरान इतना बड़ा डेंट कर पाया, इतना बड़ा हमला कर पाया। खासकर अमेरिका विरोधी खेमे में होने के कारण ये दोनों ईरान का खुलकर समर्थन करते हैं। वहीं टर्की भी समर्थन करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं फिलहाल ये लोग ईरान का साथ दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच इस दुश्मनी के कारण क्या है, कि क्यों इजराइल कह रहा है जब तक उनका सुप्रीम लीडर मारा नहीं जाता युद्ध खत्म नहीं होगा। ये इसका सच जान लीजिए। दोनों देशों के बीच बहुत गहरे धार्मिक मतभेद हैं। जाहिर सी बात है, ईरान एक शिया बहुल इस्लामिक मुस्लिम देश है, कट्टरपंथी विचारधारा रखता है, उसी को बढ़ावा देता है। इजराइल एक जूइश कंट्री है, यहूदी देश है, जिसे ईरान गैर कानूनी मानता है, दर्जा ही नहीं देता, देश का रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इस्लामिक क्रांति हुई थी फिलिस्तीन विवाद के बाद, दोनों देशों की दुश्मनी की बड़ी वजह बनी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी एक बहुत बड़ी वजह। इजराइल अपने लिए उसे बहुत बड़ा खतरा मानता है, ईरान लगातार लगा हुआ था। दोनों देश मध्य पूर्व के प्रभाव में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। सीरिया, लेबनान, यमन में ईरान का इजराइल के लिए परेशानी जो है ज्यादा बढ़ सकती है। इजराइल इसको लेकर के लगातार कहता रहा है कि वो कार्यक्रम बंद करे। ईरान बढ़ाता रहा है किसको? हमास को, हिजबुल्लाह को। वो अटैक करते रहे हैं इजराइल को। आतंकी समूह कहता है इजराइल, आतंकी समूह ही है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर वो चलाता है इजराइल के थ्रू। इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी लड़ते रहे हैं। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इजराइल अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, जबकि ईरान अमेरिका को घोर दुश्मन मानता है। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। ईरानी नेता अक्सर इजराइल के खात्मे की बात करते हैं और इजराइल ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक कहता है। अब ये दोनों के बीच कहीं मिल खाने की बात ही नहीं, दुश्मनी दोनों के बीच साफ आ गई। हालांकि दोनों देशों के बीच आज जो स्थिति है वैसा हमेशा से नहीं था। जी हां, ईरान की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें तो ईरान एक बहुत अच्छा, बहुत लिबरल मुल्क हुआ करता था एक वक्त पे। 1979 इस्लाम क्रांति होती है ईरान में। उससे पहले तक की स्थिति, ईरान और इजराइल एक दूसरे के गहरे दोस्त थे, बिल्कुल जय वीरू की तरह, फिल्मी जय वीरू की तरह। इतने ज्यादा अच्छे दोस्त थे, वे बिल्कुल साथ लगते थे। बीच में एक सिर्फ इराक लगता है, मध्य पूर्व में दोनों देश है। अब 1948 में इजराइल एक देश बनने के बाद 1950 में दोनों दोस्ती की नींव पड़ गई, दोनों देशों की। अभी भी कई ऐसे देश हैं इजराइल को मान्यता नहीं देते या कुछ और बातें करते हैं, लेकिन 1948 में बना, 1950 में सबसे गहरा ईरान था दोस्त। ईरान में उस समय राजा शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी शाह थे, शाह हुआ करते थे, शाह कहते थे उनको, कि इससे पहले यहां पर शासन था, शाह होते थे। उन्होंने ईरान को एक सेकुलर देश कहा था कि बहुत लिबरल है, पश्चिमी सभ्यता वाला देश है, मॉडर्न देश है। और शियाज को वैसे ही काफी मॉडर्न और पढ़ा लिखा और उस तरीके के प्रोग्रेसिव समाज के तौर पर देखा जाता था। 1950 में ईरान ने इजराइल को व्यवहारिक मान्यता भी दे दी थी।
अरब देशों का बहुत विरोध हुआ। हालांकि उसके बाद औपचारिक मान्यता ले ली गई। ईरान और इजराइल में रक्षा और खुफिया सहयोग भी बहुत रहा। ईरान की खुफिया एजेंसी सैवक और ईरान के साथ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक दूसरे से तालमेल करते थे, दोनों साथ काम करते थे। आर्थिक साझेदारी थी। 60 के दशक में इजराइल में ईरान से तेल की नियमित आपूर्ति होती थी। ईरान में तेल ही तेल इजराइल में जाता था। इसके बदले में इजराइल ने ईरान को कृषि, सिंचाई, हथियार, तकनीक, ये सब चीजें देता था। 1977 में ज्वाइंट मिसाइल प्रोग्राम दोनों ने प्रोजेक्ट फ्लावर नाम दिया था, इकट्ठे शुरू कर दिया था, मिलकर के चलिए मिसाइल बनाते हैं। इतनी गहरी दोस्ती थी। फिर 1979 आता है, 1979 ईरान में आता है अयतुल्लाह खुमैनी। इस्लामिक क्रांति, सब कुछ चलेगा इस्लाम से, सब इस्लामिक हैं, शाह की सत्ता का अंत, तख्ता पलट, अंत। सरकार अब आती है रेडिकलाइज, कट्टरपंथी, पूरे तरीके से जैसे प्रतिबंध होते हैं तमाम तरीकों के, वैसे वहां पर लागू कर दिया जाता है। आते ही सबसे पहले खुमैनी करते हैं इजराइल को दुश्मन घोषित। तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को बंद कर दिया जाता है। दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही कूटनीतिक दोस्ती, सैन्य दोस्ती, आर्थिक दोस्ती पल में टूट जाती है। ईरान एक इस्लामिक देश बन जाता है और इजराइल को कह देता है अगर कोई शैतान है इस धरती पे तो वो इजराइल है। ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि ईरान अपना नंबर 1 दुश्मन की लिस्ट में रखता है इजराइल को, कि वो जो कुछ भी आगे करेगा शैतान से निपटने के लिए करेगा। फिलिस्तीन मुद्दे पर दोनों देश लगातार आमने सामने आते रहे। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास संगठनों को बढ़ाना शुरू कर दिया, हथियार देने शुरू कर दिए। इजराइल भी ईरान को अपने लिए अब सीधा खतरा मानने लगा। उसे भी समझ आ गया कि ये चल क्या रहा है। तो आपने समझ लिया दोनों देशों के बीच दोस्ती और उसके बाद एक दूसरे के बीच जानी दुश्मनी कैसे हो गई। यही विवाद बढ़कर मौजूदा दौर में इतना व्यापक हो गया कि मध्य पूर्व के तमाम देश इसकी चपेट में ना जाए। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की हत्या से ही ये युद्ध खत्म हो सकता है। ये है कहानी, ये युद्ध से आगे कुछ और है। ऐसे में समझना आवश्यक है कि आखिर उनके इस दावे का कारण क्या है। 4 मेन रीजन है, जो 4 मेन सच हम आपके लिए लेकर आए हैं। इजराइल का मानना है ख़ामेनी के नेतृत्व में ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल और पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए खतरा है। वो कहता है खुले में इजराइल को खत्म करना है। ख़ामेनी के नेतृत्व में ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को बढ़ाता चला जा रहा है। इजराइल ने कितना बड़ा नुकसान देखा। इजराइल हमास युद्ध अब तक चल रहा है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो ईरान को मानता है। इजराइल का यह भी मानना है ख़ामेनी क्षेत्र में अस्थिरता, आतंकवाद लगातार उसको बढ़ावा दे रहे हैं इस्लामिक कट्टरता के नाम पर। 1979 से पहले का ईरान बहुत खुला था, पश्चिमी मूल्यों को मानने वाला था, सबको साथ लेकर चलता था। ख़ामेनी ने सब खत्म कर दिया, बदल दिया, कट्टरता ला दी और इजराइल को यह हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ संकट अस्तित्व का है कि शैतान को मिटाना है। कौन? इजराइल। तो इजराइल ने वार्निंग दी, बाद में युद्ध हुआ। ऐसे में ख़ामेनी को निशाना बनाना इजराइल की रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि ईरान की इस्लामिक क्रांति की रीढ़ टूट जाए, उसका शासन कमजोर हो जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने हाल ही में ख़ामेनी को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे वीटो कर दिया क्योंकि इससे मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध भड़क सकता था। हालांकि फॉक्स न्यूज को दिए हाल ही के इंटरव्यू में नेतन्याहू ने ट्रंप के वीटो से साफ इनकार किया है। There is a Reuters report just moving saying that President Trump in the last couple of days vetoed an Israeli plan to kill Iran's supreme leader, according to 2 U.S. officials. Is that true? Actually, there's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that. But I can tell you, I think that we do what we need to do. We'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get into Okay. सीधे तौर पर अमेरिका के लिए क्या अच्छा वो अमेरिका जानता है, मान लीजिए अच्छा हम जानते हैं,
लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। साफ है इजराइल ने खमेनी को मारने की मंशा छोड़ी नहीं है, वरना ओपनली ऐसे कैसे कहते कि खमेनी चला गया तो युद्ध खत्म हो जाएगा। इस तनाव का असर दुनिया भर के कई देशों पर दिख रहा है। कनाडा में G7 चल रहा था, इजराइल ईरान तनाव का असर वहां दिखा। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया, साझा बयान जारी किया कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इजराइल को पूरा अधिकार है, वो ये सब कुछ कर सकता है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा है, पूरे खत्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैक्रोन ने कहा कि सीज फायर के लिए जा रहा हूं, उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं वॉशिंगटन। बात तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. He did a fantastic job. Thank you in Canada. But you probably see what I see, and I have to be back as soon as I can. I'm going to have dinner with these wonderful leaders, and then I get on the plane. I have to be back early. Have you heard the National Security Council? I loved it. I tell you, I loved it. And I think we got a lot done. Really a lot done. In fact, UK, we signed a big trade deal today, and we're working on others. But we had just a really great relationship with everybody, and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand. Is there a reason, big, Mr. President, this is big you can't? stuff. उससे कई बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का तो यह दावा है कि अमेरिका चाहता है कि तेहरान की गद्दी पर अमेरिका की नीतियों वाली कोई सरकार हो। जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान पहले तुर्की अमेरिका के साथ रहते थे, वैसे ही तेहरान भी उसका पार्टनर बन जाए, अमेरिका की तरफ झुकाव रखे। लेकिन ईरान में अमेरिका की सत्ता परिवर्तन की चाहत क्यों है? अमेरिका का स्ट्रेटेजिकली इसमें क्या इंटरेस्ट है, यह समझना जरूरी है। अमेरिका की नजर ईरान के तेल और गैस के बड़े भंडार पर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा ईरान और मध्य एशिया के देशों में खनिज बहुत है, इसलिए अमेरिका की नजर है। इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार अमेरिका की जो नीतियां हैं वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे जरूरी है ईरान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन, यानी ईरान मध्य एशिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता हो सकता है। इससे अमेरिका को पूरे मध्य और मध्य पूर्व एशिया में अपना सिक्का जमाने में आसानी हो जाएगी। अब आप नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दावों और हालिया घटनाओं को जोड़कर देख लीजिए। साफ हो जाता है कि दोनों देश ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक सत्ता को बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की चाहत नहीं है, दशकों से तैयारी इसकी कर रहा है, सैंक्शन लगाए हुए हैं, लगातार कहता रहा है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। अभी तो जो बिल्कुल बैन लिस्ट वाली की यहां पर किसी को एंट्री या वीजा नहीं दिया जाएगा, तो उसमें ईरान भी था, लेकिन उसे पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। अमेरिका कितनी दूर की सोचकर चलता है, अब इसका एक उदाहरण देखिए। 1989 में ईरान के जिस शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से उखाड़ फेंका गया था, उनके बेटे रजा शाह पहलवी को अमेरिका ने अपने यहां पनाह दी थी। उस वक्त कल ही रजा शाह पहलवी ने एक बयान जारी कर दिया है कि ईरान की सत्ता बदलने का वक्त आ गया है, शाह का टाइम आ गया है। शाह पहलवी, जो व्यक्ति जिनके पिता 1979 तक ईरान के राजा हुआ करते थे, अब उसी राजा के बेटे को अमेरिका पनाह दे रहा था कि शायद कभी वक्त आएगा, और अब उसके थ्रू वो हुंकार भर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध के संकेत हैं? तीसरा विश्व युद्ध क्या प्रवेश कर चुका है, शुरू हो चुका है? आशंका इसलिए कि दुनिया के कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां युद्ध चल रहा। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तबाही 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 तबाही। इजराइल ईरान शुरू हो गए हैं, मिसाइलें, बमबारी, तबाही। इजराइल गाजा का एक फ्रंट पर युद्ध हो गया है, गाजा में हमास से, वहां भी तबाही। बीच में हूती आ जाते हैं, हिजबुल्लाह आ जाते हैं, वो भी एक युद्ध। भारत पाकिस्तान का ये जो लिमिटेड युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आने वाले दिनों में फिर से इसके बढ़ने की आशंका है। फिर यमन है, सीरिया है, म्यांमार है, सूडान है, अफ्रीकी देश हैं, तमाम जगहों पर कितना गृह युद्ध चल रहा है। क्या करेंगे इतने युद्ध को लेकर के? ये भी तो सच है ना, हम हर रोज कहते हैं। इजराइल के राइजिंग लाइन ऑपरेशन और ईरान के जवाबी हमलों ने मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। एटमी ठिकानों पर हमले के युद्ध और भड़कने की आशंका है। चीन जैसे देशों का ईरान के प्रति झुकाव
साफ देखा जा रहा है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की स्थिति खतरे में है। सवाल यह है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कौन धकेल रहा है? क्या हम खुद ही अपने आप को धकेल रहे हैं इस सच के साथ कि कम से कम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा और ये तबाही जो है, ये तबाही कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी। ये हमने आपको आज की हकीकत बताई। जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही। अब आपको छोड़े जाते हैं।